चलिए तो अब बात करेंगे आपके किसकी, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की। ठीक है, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में जो आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल होती है वो दो तरह से होती है। एक आपकी होती है नर्वस सिस्टम से। ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम से होती है उसको आप क्या बोलते हैं, नर्वस रेगुलेशन। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं। तो आपकी बॉडी में दो तरह से ब्रीदिंग कंट्रोल होती है। एक होती है आपके नर्वस सिस्टम से और उसको आप क्या बोलते हैं, नर्वस रेगुलेशन। ठीक है, और एक होती है आपकी किससे, केमिकल से। तो जो केमिकल से होती है उसको आप क्या बोलते हैं, केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो नर्वस रेगुलेशन में आपके क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है आपकी ब्रेन। ठीक है, तो इसमें आपके क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व ब्रेन। और केमिकल रेगुलेशन में आप देखेंगे इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व कीमो रिसेप्टर। ओके, तो कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर बॉडी के अंदर वो रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके केमिकल की कंसंट्रेशन से सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, केमिकल की कंसंट्रेशन से सेंसिटिव होते हैं। तो कीमो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर हैं जो केमिकल की कंसंट्रेशन से सेंसिटिव हैं। ठीक है, तो ये है आपके क्या, रिसेप्टर। सेंसिटिव टू केमिकल। ठीक है, तो केमिकल से सेंसिटिव है। जैसे आप देखेंगे ना आपके यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड होते हैं, जो टेस्ट के रिसेप्टर होते हैं वो किससे होते हैं आपके, वो फूड से सेंसिटिव है। ठीक है, आपके जो आंखों में रिसेप्टर होते हैं वो आपकी लाइट से सेंसिटिव होते हैं। नोज़ में जो है वो आपकी स्मेल से। ठीक है, तो ये इनसे सेंसिटिव है। और जो आपकी बॉडी में जो कुछ रिसेप्टर होते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, कीमो रिसेप्टर, ये केमिकल की कंसंट्रेशन से सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे रिसेप्टर सेंसिटिव टू केमिकल कंसंट्रेशन। कौन कौन से केमिकल कंसंट्रेशन से, ये देखेंगे आप। तो कौन कौन से केमिकल की कंसंट्रेशन से ये सेंसिटिव है, ये है आपके H+ की कंसंट्रेशन से सेंसिटिव और एक है आपके ये CO2 की कंसंट्रेशन से सेंसिटिव। ठीक है, ओके। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन का इस पर कोई असर नहीं है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन का कीमो रिसेप्टर पर कोई असर नहीं होता। इसलिए NCERT लिखती भी है कि ऑक्सीजन का रोल इन इस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में क्या ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन का रोल कैसा है, इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट। इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन का जो रोल है वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा ऑक्सीजन का रोल क्या है, इनसिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्रीदिंग का रेगुलेशन है वो आपके दो तरह से होता है। एक होता है आपके नर्वस सिस्टम से, उसको आप बोलते हैं नर्वस रेगुलेशन। एक होता है आपके केमिकल से, उसको आप बोलते हैं क्या, केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, नर्वस रेगुलेशन में आपके क्या इन्वॉल्व है, ब्रेन, और केमिकल रेगुलेशन में आपके क्या इन्वॉल्व है, कीमो रिसेप्टर्स। ठीक, अब कीमो रिसेप्टर्स आपके क्या होते हैं, वो रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल की कंसंट्रेशन से सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से केमिकल की कंसंट्रेशन से सेंसिटिव होते हैं, ये आपके H+ और CO2 की कंसंट्रेशन से सेंसिटिव होते हैं। और ऑक्सीजन का इस पर कोई असर नहीं होता है। तो ऑक्सीजन का रोल कैसा हो गया, इनसेंसिटिव हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है, चलिए तो पहले बात करेंगे आप नर्वस रेगुलेशन की। और नर्वस रेगुलेशन में आपके क्या आता है, ब्रेन। तो हम बना लेते हैं क्या, ब्रेन। ठीक है, चलिए ये मैंने बनाया ब्रेन, और ये क्या है आपके सेरिब्रम, और ये सेरिब्रम है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये है आपके क्या, ये है आपके पॉन्स, और ये है आपके क्या, मेडुला। ठीक है, पॉन्स के नीचे क्या है, मेडुला। अब आप देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा होगा कि जो आपके न्यूरॉन होता है
न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। एक सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी से छोटे छोटे से फाइबर्स निकल रहे होते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, और एक लंबा सा फाइबर निकलता है जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्सॉन। ठीक है, तो सेल बॉडी की कलेक्शन को आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं न्यूक्लियाई या सेंटर। ठीक है, तो सेल बॉडी, बहुत सारी सेल बॉडी मिलकर के जो एक स्ट्रक्चर बनाती है उसको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई या सेंटर। और ऐसा सेंटर आप देखेंगे कहाँ पर, मेडुला में होता है। और इस सेंटर का नाम क्या है, इस सेंटर का नाम है आपके रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, इस सेंटर का नाम क्या है, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, और शॉर्ट में लिखेंगे आप RCC। ठीक है, सॉरी RRC। तो रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर आपके कहाँ होता है, मेडुला में होता है। और अब आप देखिए इसका काम क्या होता है। देखिए रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर आपके किस किस को सिग्नल भेजता है, तो आप देखेंगे ये 2 मसल्स को सिग्नल भेजता है। एक भेजता है आपके किसको, डायफ्राम को, ये डायफ्राम को सिग्नल भेजेगा, और एक ये सिग्नल भेजता है आपके किसको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये इनको भी सिग्नल भेजता है, और दोनों को सिग्नल भेजता है, और दोनों का क्या कराता है, आपके कॉन्ट्रैक्शन, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इसका भी क्या कराता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, तो रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर आप देखेंगे ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम को सिग्नल भेजेगा और दोनों का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। और आप जानते हैं इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है। ठीक है, और फिर ये सिग्नल रोक देगा तो ये रिलैक्स कर जाएंगे, और रिलैक्स करने से क्या होगा, आपके एक्सपायरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो सिग्नल भेजता है ये आपके बिना सोचे समझे, मतलब इनवॉलेंट्रीली होता है। तो ये सिग्नल आप उठ रहे, बैठ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे जो आप ब्रीथ कर रहे हैं, जो इनवॉलेंट्री ब्रीथ कर रहे हैं, वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि आप सोच कर रहे हैं कि 12 से 16 बार ब्रीथ करना है मुझे, ध्यान लगाऊँ, अरे ज़्यादा ना हो जाए, अरे कम ना हो जाए। ठीक है, तो ये आप बिना सोचे समझे करते हैं ब्रीथ। तो ये बिना सोचे समझे जो 12 से 16 बार आप ब्रीथ कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर की वजह से। तो रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर 12 से 16 बार सिग्नल भेजेगा इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम को, और इनका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन करवाएगा। ठीक है, और ये नॉर्मल ब्रीथ करवाता है, फोर्स ब्रीथ नहीं करवाता, नॉर्मल ब्रीथ करवाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये क्या करता है, ये इसीलिए रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये मेंटेन करता है आपके रिदम को। ये जो आपकी जो ब्रीदिंग की रिदम है ना 12 से 16 बार, तो 12 से 16 बार जो रिदम है, जो इनवॉलेंट्री ब्रीथ कर रहे हैं आप 12 से 16 बार, ये इसको मेंटेन करता है। ये इतनी ही ब्रीथ करवाता है आपको हर मिनट। ठीक है, तो मेंटेन करता है, मेंटेन, ठीक है, मेंटेन रिदम ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग की रिदम को, रेट को मेंटेन करता है। ठीक है, और ये इसलिए एनसीईआरटी लिखती है ये प्राइमरी सेंटर है जो ऐसा करता है। तो पूरी बात लिख लेंगे हम कि ये क्या है, आपकी प्राइमरी सेंटर है। दिस इज द प्राइमरी सेंटर, प्राइमरी कह लीजिए या मेन सेंटर कह लीजिए, मेन सेंटर है, मेन सेंटर है जो इस रेट को और इस रिदम को मेंटेन करता है बिना सोचे समझे। जो आप 12 से 16 बार ब्रीथ कर रहे हैं, ये जो रेट बना हुआ है आपका 12 से 16 बार का, ये इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये आपके रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, जो किस में होता है, मेडुला में होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे किस पे, पॉन्स पे। अब आप देखेंगे पॉन्स के अंदर क्या है, पॉन्स के अंदर भी एक सेंटर होता है, और उस सेंटर को आप क्या बोलते हैं, उस सेंटर को आप बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और इसको और क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ सेंटर। अब देखिए इसको स्विच ऑफ सेंटर क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इससे जो सिग्नल जाता है, इससे एक इनहिबिटरी सिग्नल जाता है, इनहिबिटरी सिग्नल जाता है किसके पास, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर पे। ठीक है,
तो ये सिग्नल भेजता है किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। इसको ठीक से लिख देते हैं, सिग्नल टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और ये सेंटर, ये जो सिग्नल होता है कैसा सिग्नल है, ये इनहिबिटरी सिग्नल है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इनहिबिट करता है, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इनहिबिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये आपके कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर रहा है, किसके, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, इनके कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर रहा है। और इनके कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर रहा है मतलब इनहेलेशन को इनहिबिट कर रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इनहिबिट करने से ये इनहेलेशन को इनहिबिट कर रहा है। तो जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर से सिग्नल आएगा वो आप देखेंगे वो इनहेलेशन को, इंस्पिरेशन को इनहिबिट करेगा, और इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब इससे सिग्नल आता है तो आप जो ब्रीथ कर रहे हैं, जो आप इनहेल कर रहे हैं 3 सेकंड तक नॉर्मल, अब वो इनहेल 3 सेकंड तक नहीं कर पाएंगे, और इनहेलेशन की ड्यूरेशन क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो आप शॉर्ट ब्रीथ करेंगे, ठीक है। नॉर्मल कैसे कर रहे थे, आप इनहेल नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से, तो क्या हो जाएगा आपके, आप देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन कम हो गई, और इसकी वजह से क्या होगा, आपके रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिग्नल भेजेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन या इनहेलेशन क्या हो जाएगा, आपके कम हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आपके रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। और रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा। तो आपको न्यूरल रेगुलेशन में या नर्वस रेगुलेशन में सिर्फ ये 2 ही सेंटर पढ़ने हैं। एक सेंटर का नाम क्या है, आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो किसको सिग्नल भेजता है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को सिग्नल भेजता है, ठीक है। और इनका करवाता क्या है, इनका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, इंस्पिरेशन करवाएगा, फिर सिग्नल छोड़ देगा तो एक्सपायरेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये अपने आप सिग्नल भेजता रहता है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो इनवॉलेंट्री जो नॉर्मल ब्रीथ होता है ये उसके रेट को मेंटेन करता है, ठीक है। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजता है और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इनहिबिट करता है, ठीक है। इसलिए नाम भी है इसका क्या, स्विच ऑफ सेंटर। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इनहिबिट करेगा तो इंस्पिरेशन शॉर्ट हो जाएगा, और इंस्पिरेशन शॉर्ट हो जाएगा तो रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, केमिकल रेगुलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो केमिकल रेगुलेशन में आपके क्या हैं, कीमोरिसेप्टर्स हैं। और आप देखेंगे कि ये जो कीमोरिसेप्टर्स हैं ये आपके 2 तरह के होते हैं, ठीक है। ये आपके 2 टाइप के हैं। एक है आपके कौन से, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, और एक है आपके पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, ठीक है। तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और एक है आपके क्या, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। अब सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कहाँ होते हैं, प्रेजेंट इन ब्रेन, ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कहाँ पर है, आपके ब्रेन में। और आप देखेंगे ब्रेन में कहाँ पर है ये होते हैं आपके, किताब लिखती है आपके एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बराबर में होते हैं, है ना, इसी के पास में होते हैं, ठीक है। तो आपके सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कहाँ पर है, ब्रेन में है, और कहाँ पर है, एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में है, ठीक है। और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर देखिए कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके किसके, ये होते हैं आपके कैरोटिड बॉडी, और एक होते हैं आपके कौन से, आयोटिक बॉडीज, ठीक है। चलिए तो इनकी लोकेशन देखते हैं कहाँ पर होती है। तो आप देखिए आप देखेंगे कि ये आपका क्या है, ये है आपका हार्ट, ठीक है। और आप देखेंगे आप देखिए ध्यान से, ये मैंने आपके क्या बनाई, ये मैंने आपके बनाई क्या, आउटा, ठीक है। इस तरीके से आउटा होती है आपके।
आप देखेंगे आपके हार्ट में से इस तरीके से आउटा निकल के आती है। तो आउटा कुछ आर्क बनाती है, आर्क, और इस आर्क को आप क्या बोलते हैं, आउटिक आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या बनाया है, आउटिक आर्क। ओके, अब आप देखिए आउटा की ब्रांचेस होती हैं, ये आउटा की क्या है आपके ब्रांचेस, ये देखिए आउटा की क्या है, ये ब्रांच। ओके, और इन ब्रांच को आप क्या बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो ये कैरोटिड आर्टरी है। तो ये देखिए ये कैरोटिड आर्टरी आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। ये आपके गले में होती है, देखिए ये जो आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों साइड पे आप फील करेंगे, यहाँ आपको इस तरीके से थ्रॉबिंग थ्रॉबिंग वेसल्स आपको फील होगी यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, पल्स फील होंगी आपको यहाँ पर। तो ये जो आपके आर्टरी है, जो आउटा की ब्रांच होती हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरी। ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, और कैरोटिड आर्टरी आगे जा करके देखिए डिवाइड कर जाएंगी, बाइफर्केट कर जाती हैं, डिवाइड कर जाती हैं। और ये किस में डिवाइड करती हैं, ये करती हैं आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि कैरोटिड बॉडी कहाँ होती है और आउटिक बॉडी कहाँ होती है। तो आउटिक बॉडी होती है, आप देखेंगे आउटा की वॉल पे। ठीक है, तो आउटा की वॉल पे क्या होती है आपके, आउटिक बॉडी। तो ये है आपके क्या, आउटा, और आउटा की वॉल पे क्या होती है आपके, आउटिक बॉडी। ठीक है, और आप देखेंगे आउटा की ब्रांच क्या है आपकी, कैरोटिड आर्टरी, और कैरोटिड आर्टरी आगे जा करके डिवाइड करती है किसमें, ये करती है आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड करती है, और जहाँ ही डिवाइड करती है उसी फर्केशन पे आपके जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, उन कीमो रिसेप्टर्स को आप क्या बोलते हैं, कैरोटिड बॉडीज़। ठीक है, तो कैरोटिड बॉडीज़ कहाँ होती हैं आपके, जहाँ पे आपके ये कैरोटिड आर्टरी डिवाइड करती है, बाइफर्केट करती है, वहीं पर आपके कैरोटिड बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, और आउटिक बॉडी कहाँ होती हैं, आउटा की वॉल पे होती हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखिए ये जो आपके कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो आपके ब्रेन में है तो आप देखेंगे जब H+ की कंसंट्रेशन या CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी आपके, हाई होगी। तो H+ की या CO2 की कंसंट्रेशन जब हाई होगी तो ये सिग्नल भेजेंगे कहाँ पर, ये सिग्नल भेजेंगे आपके किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ठीक है, तो जब H+ की कंसंट्रेशन या CO2 की कंसंट्रेशन कहाँ पर, इन CSF, और CSF क्या है आपके, CSF होता है आपके सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड आपके क्या होता है, फ्लूइड होता है कहाँ पर, आपके ब्रेन में और आपके स्पाइनल कॉर्ड में, इसलिए नाम भी है इसका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये फ्लूइड आपके कहाँ होता है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। अगर इसमें H+ की कंसंट्रेशन या CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, H+ की कंसंट्रेशन या CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो आपके ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में होते हैं, ये आपके एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नल भेजते हैं किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ठीक है, और फिर उससे क्या होता है आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपके क्या करता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा देगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा देगा। ठीक है, और रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे CO2 आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेल आउट होएगी। आप जल्दी जल्दी ब्रीथ करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा CO2 आपकी बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो CO2 ज़्यादा है, इसी को बाहर निकालने के लिए रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होंगे, तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आप देखेंगे जब ब्लड के अंदर, यहाँ पर मैं बना देता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बनाया क्या, जब H+ की कंसंट्रेशन, H+ की और CO2 की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी किसके अंदर, इन ब्लड में, तो सिग्नल किसको भेजेंगे ये, तो H+ और CO2 की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी ब्लड के अंदर तो ये आपके रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो आपके आउटा में है और कहाँ पर हैं आपके, यहाँ पर हैं कैरोटिड बॉडीज़ जो कैरोटिड आर्टरी की फर्केशन पे है। ठीक है, तो कैरोटिड बॉडीज़ और आउटिक बॉडीज़ आपके एक्टिवेट हो जाएंगी अगर H+ और CO2 की कंसंट्रेशन हाई है किसमें, ब्लड में।
तो ये सिग्नल भेजेंगे आपकी किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा देगा, ठीक है। और रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगी तो CO2 क्या हो जाएगी आपके, एक्सहेल आउट हो जाएगी, ठीक है। बस तो ये आपके, जैसे मान लीजिए ऐसी कंडीशंस में होता है, आप या तो आप तेज़ भाग रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, आपकी बॉडी ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस कर रही है एनर्जी बनाने के बाद, ठीक है। एनर्जी जब बनती है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, तो आप देखते हैं क्या होता है कि CO2 बनती है, और जब CO2 ज़्यादा बनती है तो उस केसेस में आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है, ताकि आप CO2 को एक्सहेल आउट कर सकें, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए कोई एसिडिक चीज़ ले ली या कार्बोनेटेड ड्रिंक ले ली, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी ली आपने, तो कोल्ड ड्रिंक आपने पी ली तो वो क्या है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपके रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब बात करेंगे आपके किसकी, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपकी एनसीईआरटी में 3 डिसऑर्डर्स दे रखी हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। एक दे रखा है आपके एज़मा, एक दे रखा है आपके एम्फाइसेमा, और एक दे रखा है आपके ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। तो पहले बात करते हैं किसकी, पहले बात करते हैं आपके एज़मा की, ओके। और एज़मा समझने से पहले आप समझिए 2 टर्म्स, एक एलर्जी और एक इन्फ्लामेशन, ठीक। तो पहले बात करेंगे किसकी, इन्फ्लामेशन की। तो देखिए इन्फ्लामेशन क्या होता है, पहले मैं लिखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। इन्फ्लामेशन होता है आपके रेस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये देखिए इन्फ्लामेशन क्या है, रेस्पॉन्स टू इंजरी या इन्फ्लामेशन, क्या मतलब है इसका। तो देखिए जब भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन का मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई बाहर से कोई केमिकल आता है, कोई बैक्टीरिया आया या कोई वायरस आया, या मान लीजिए आपने कोई डस्ट इनहेल करी है, ठीक, या मान लीजिए कि आपके मधुमक्खी हनी बी ने काटा है और हनी बी ने अपना टॉक्सिन आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया, ठीक है। तो उसके खिलाफ बॉडी क्या करेगी, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, और उन केमिकल्स की वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। दोबारा सुनिए, तो ये है क्या असल में, रेस्पॉन्स टू इंजरी या इन्फेक्शन, ठीक है। तो आप देखिए जब भी कोई बाहर से कोई केमिकल आता है, या बैक्टीरिया, वायरस, या मान लीजिए कोई टॉक्सिन्स, आपकी हनी बी ने काटा और उसने अपना टॉक्सिन आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, तो वो जो टॉक्सिन है, वो जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती है, और उन्हीं केमिकल्स की वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। असल में ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, ये आपको बचाता है, किस चीज़ से बचाता है, किसी भी फॉरेन प्रोटीन से या केमिकल से या टॉक्सिन से बचाने के लिए जो बॉडी केमिकल प्रोड्यूस करती है, उससे आपके इन्फ्लामेशन होता है। तो देखिए कैसे, इन्फ्लामेशन में आप देखिए कौन कौन से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। इसमें होते हैं आपके देखिए हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ओके। अब आप देखिए हिस्टामिन क्या करता है, ध्यान से देखिएगा हिस्टामिन क्या क्या करता है। जैसा मान लीजिए ये क्या है, आपके ब्लड वेसल, ओके, ये है आपके क्या, ब्लड वेसल, ठीक। तो देखिए हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन आपके वैसो डायलेटर होता है, ये ब्लड वेसल्स का डायलेशन कर देता है, ठीक। तो ये करता है आपके क्या, वैसो डायलेशन, वैसो डायलेशन, ठीक है। तो वैसो मतलब होता है आपके ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, और डायलेशन का मतलब होता है इनको एक्सटेंड करना, इनको फुला देना, या इनको आप कह सकते हैं कि इनको आपके ये डायलेट कर देगा। तो अब देखिए जब ये ब्लड वेसल्स आपके क्या कर जाएंगी, यहाँ पे मान लीजिए ये ब्लड वेसल यहाँ पे डायलेट कर गई, ये देखिए हिस्टामिन की वजह से ये ब्लड वेसल डायलेट कर गई, ओके। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा, यहाँ पे ब्लड रुक जाएगा, और इससे क्या फ़ायदा होगा, जहाँ पर आपके मच्छर ने या मान लीजिए मक्खी ने काटा है, तो वहीं पर टॉक्सिन रुक जाएगा, आपकी पूरी बॉडी में फैलेगा नहीं। एक ये आपके फ़ायदा है इन्फ्लामेशन का। तो बॉडी में फैलने से रुक बच गया आपका टॉक्सिन,
किसकी वजह से? वैसोडाइलेशन की वजह से। वैसोडाइलेशन हुआ और खून वहीं रुक गया, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं किया। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए एक बलून है और बलून में बहुत छोटे छोटे से पोर्स हैं अभी, ठीक है। अब आपने उस बलून को इन्फ्लेट कर दिया, फुला दिया। अब वो जो छोटे छोटे से पोर्स हैं वो अब बड़े हो जाएंगे। तो आप देखिए, जब ये वैसोडाइलेशन होता है तो यहाँ पे जो कैपिलरीज में पोर्स होते हैं वो पोर्स आपके क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे इंक्रीज परमिएबिलिटी, ओके। तो परमेबिलिटी बढ़ गई और जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो प्लाज्मा होगा, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो आपके क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा आपके टिश्यूज़ में, ठीक है। मतलब जो टिश्यू स्पेस होता है आपके, इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें आ जाएगा ये आपकी। तो आप देखिए क्या क्या होता है, जब आपके मच्छर ने काटा या मक्खी ने काटा तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपके सॉइलिंग आ जाएगी। और सॉइलिंग क्यों आ गई? क्योंकि आप देख रहे हैं प्लाज्मा कहाँ गया आपके? ये आपके टिश्यू स्पेस में आ गया, ब्लड वेसल से निकल करके बाहर आ गया, और बाहर आ गया एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, टिश्यू स्पेस में आ गया, तो वहाँ पे सॉइलिंग हो गई। और खून रुकने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे आप देखेंगे रेडनेस आ जाएगी और थोड़ा गर्म पड़ जाएगा। तो ये सारे साइन क्या हैं? ये सारे साइन इन्फ्लामेशन के साइन हैं कि मच्छर के काटने से या मक्खी के काटने से आपके यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब हुआ किसकी वजह से? ये हिस्टामिन की वजह से होता है, ये है हिस्टामिन। और आप देखेंगे तो हिस्टामिन की वजह से क्या क्या हुआ आपके? रेडनेस आई, रेडनेस, सॉइलिंग, ठीक है, लाल पड़ गया, सूज गया, ओके। और यहाँ पे थोड़ा गर्म भी हो जाता है, वार्मथ, ठीक है। और आपके पेन भी हो सकता है। सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन क्या करता है आपके? सेरोटोनिन करता है आपके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया इन्फ्लामेशन। अब बात करते हैं आपके किसकी? एज़मा। और एज़मा आप देखिए, एज़मा का कॉज क्या है? तो आप लिखेंगे एज़मा का कॉज है एलर्जी, ठीक है। अब सुनिए एलर्जी क्या होती है। देखिए, कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया, वायरस मेरी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो मेरी बॉडी में क्या होगा? इन्फ्लामेशन, ठीक है। लेकिन एलर्जी क्या है कि अगर कोई पर्सन एलर्जी है, किसी पर्सन को अगर एलर्जी है डस्ट से, तो डस्ट पार्टिकल उसके अगर ट्रैक में गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया, तो अब इन्फ्लामेशन कुछ ज़्यादा ही होगा, मतलब जितना नॉर्मल होता है उससे काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन डस्ट से क्या है? एलर्जिक है, ठीक है। देखिए, इन्फ्लामेशन सबके होता है, मेरे अंदर डस्ट जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा, वायरस जाएगा, या टॉक्सिन जाएगा, मच्छर ने काटा मुझे या मक्खी ने काटा, तो सबकी इन्फ्लामेशन होता है। लेकिन अगर कोई एलर्जिक है, कोई अगर डस्ट से एलर्जिक है, या कोई मान लीजिए किसी पॉलन से, पॉलन ग्रेन होते हैं ना, उनसे एलर्जिक है, तो अब उनकी इन्हेल करने से उसके अंदर ज़्यादा ही इन्फ्लामेशन होगा, हद से ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगा। तो एलर्जी क्या है आपके? एलर्जी आपके एक्सजरेटेड रेस्पॉन्स है, इम्यून रेस्पॉन्स है, ठीक है। एक्सजरेटेड का मतलब है कि बड़ा चढ़ा करके, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा रेस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख देते हैं, एलर्जी क्या होती है आपकी? एक्सजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो जब इम्यून सिस्टम ज़्यादा ही रेस्पॉन्स देगा तो आप देखेंगे कि क्या होगा? ज़्यादा ही इन्फ्लामेशन होगा, और ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब आप देखिए कि एज़मा किसकी वजह से होता है? एलर्जी की वजह से होता है। किसी पर्सन को अगर डस्ट से एलर्जी है या पॉलन से एलर्जी है, तो जब वो डस्ट इनहेल करेगा तो आप देखेंगे उसकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मतलब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल हैं, एल्वुलाई नहीं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसके एल्वुलाई नहीं बल्कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। तो एज़मा में क्या होता है आपके? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, ठीक है।
तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एल्वलाई का इन्फ्लेमेशन नहीं होता है यहाँ पे, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी ब्रोंकाई है, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसकी ब्रांच आपकी टर्शरी ब्रोंकाई, और फिर उसकी ब्रांच क्या होंगे आपकी, उसकी ब्रांच होती हैं आपके ब्रोंक्यूल्स, ठीक। तो जब यहाँ पे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन होगा तो आप जानते हैं क्या होता है यहाँ पे, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन, सेरोटोनिन की वजह से क्या होता है, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो ब्रोंकाई की वॉल है, ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल है, तो इनकी वॉल किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल की वॉल होती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे किसकी वॉल है, इनकी स्मूथ मसल की वॉल होती है, ओके। अब ये स्मूथ मसल की वॉल सेरोटोनिन की वजह से क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इन्फ्लामेशन की वजह से, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से देखिए क्या होगा, ये जो एयर पैसेज है, जो हवा का रास्ता है, वो कैसा हो जाएगा आपके, नैरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके एयर पैसेज हो जाएगा आपके क्या, नैरो, ओके। और एयर पैसेज नैरो हो गया तो आप देखेंगे दो प्रॉब्लम आएंगी। एक तो आपके सांस लेने में परेशानी होगी, क्योंकि हवा का रास्ता रुक रहा है तो सांस नहीं ली जाएगी आपसे, ठीक है। तो क्या होगा आपके, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और दूसरा क्या होगा आपके, जब आप देखते हैं कि कोई भी रास्ता अगर पतला हो जाए, जैसे मान लीजिए मैं फूंक मार रहा हूँ इस तरीके से और अब मारूँ, तो आप देखेंगे कुछ ज़्यादा आवाज़ आएगी, तो आप देखेंगे सांस लेते में ज़्यादा आवाज़ आएगी, और उसको आप बोलते हैं वीजिंग साउंड, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में शायद पसली चलना, ठीक है। तो वीजिंग साउंड जो होती है वो किसकी वजह से आई, क्योंकि ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो कैसा हो गया आपके, नैरो हो गया, और नैरो होने की वजह से अब वहाँ से एयर जो पास कर रही है वो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो वीजिंग साउंड होती है, वीजिंग साउंड। और आपके खांसी भी आती है, कफिंग, ठीक है, वीजिंग साउंड, कफ, ठीक है। तो ये रहता है आपके। तो आपको याद क्या रखना है इसमें आपको याद रखना है कि एज़मा का कॉज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, एज़मा का कॉज है आपके एलर्जी। दूसरी चीज़ आपको याद रखना क्या है कि इसमें इन्फ्लामेशन किसका होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का इन्फ्लामेशन होता है, ना कि एल्वलाई का, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे प्रॉब्लम क्या आती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और वीजिंग साउंड एंड कफ। तो ये आपको एज़मा में याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात किसकी करेंगे, बात करेंगे एम्फाइसेमा की, ठीक। तो यहाँ मैंने हेडिंग डाली आपकी क्या, एम्फाइसेमा, ओके। अब देखिए आप एम्फाइसेमा का कॉज क्या है, सबसे पहले देखते हैं एम्फाइसेमा का कॉज क्या है। तो आप लिखेंगे एम्फाइसेमा का कॉज है क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। तो एम्फाइसेमा किस वजह से होता है आपके, क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक सिगरेट पीने की वजह से आपको एम्फाइसेमा होता है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए ज़रा एम्फाइसेमा में होता क्या है। ये देखिए आपके मैंने क्या बनाई, ये मैंने बनाई आपके क्या, एल्वुलाई, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है आपकी एल्वुलाई, ये मैंने कुछ एल्वुलाई बनाई आपकी, ठीक है। तो ये क्या है आपकी एल्वुलाई, ओके। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये है एल्वुलाई, और ये आप देखेंगे ये क्या होती है इसके पास, ये कुछ इलास्टिक फाइबर भी होती हैं, इलास्टिक फाइबर, ठीक है, एल्वुलाई के ऊपर होती हैं पूरी, और ये यहाँ ब्रोंकाई के ऊपर, एल्वुलाई डक्ट के ऊपर भी होती हैं। तो ये क्या है आपके इलास्टिक फाइबर, ये जो रेड से मैंने बनाई है ये क्या है, इलास्टिक फाइबर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब आप ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं मतलब इनहेल करते हैं, तो ये एल्वुलाई एक्सपेंड करती हैं, ठीक
ठीक है। ये एल्वलाई एक्सपेंड करिए, मान लीजिए अभी ये एल्वलाई है, जब आप इनहेल करेंगे ये एक्सपेंड करेंगी, ठीक है। अब एक तो आपकी मसल्स एक्सहेल में हेल्प करते हैं, एक्सहेल में आपको मसल्स भी हेल्प करते हैं, और ये जो इलास्टिक फाइबर हैं ये इलास्टिक होते हैं और ये एल्वलाई को वापस से अपने शेप में आने में, अपने साइज़ में आने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जब आपने इनहेल किया ये एक्सपेंड कर गई एल्वलाई, अब जो इलास्टिक फाइबर हैं इसको वापस से अपने साइज़ में आने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये इलास्टिक फाइबर एल्वलाई को अपने साइज़ में आने में हेल्प करती हैं, मतलब ये आपके एक्सहेल में भी हेल्प करती हैं। एक्सहेल के लिए आपके एक तो मसल्स हैं, मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी तो आप एक्सहेल कर देंगे, और ये इलास्टिक फाइबर जो होते हैं एल्वलाई पे ये भी इसको अपने ओरिजिनल साइज़ में आने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपकी क्या, इलास्टिक फाइबर का काम। अब देखिए, तो जो क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट के स्मोक में जो आपके टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, तो सिगरेट के स्मोक में क्या होते हैं, आपके टॉक्सिन्स होते हैं, ओके। और आप देखेंगे ये जो टॉक्सिन्स है, यहाँ देखिए एल्वलाई के अंदर क्या होते हैं, ये मान लीजिए एल्वलाई के अंदर क्या है, ये मैक्रोफाजेस, ठीक है। तो ये हैं आपके क्या, मैक्रोफेज, ठीक है, सॉरी मैक्रोफेज नहीं, मैक्रोफाजेस, ठीक है। तो ये हैं आपके क्या, मैक्रोफाजेस। अब ये टॉक्सिन्स करते क्या हैं कि ये मैक्रोफाजेस को स्टिमुलेट करते हैं, ओके। ये टॉक्सिन्स आपके एल्वलाई में जाएंगे और एल्वलाई के अंदर क्या होते हैं, मैक्रोफाजेस, ठीक है। ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में नहीं होते, एल्वलाई में होते हैं, और एल्वलाई के अंदर ये मैक्रोफाजेस को एक्टिवेट करेंगे और फिर मैक्रोफाजेस क्या रिलीज़ करेंगे, मैक्रोफाजेस छोड़ते हैं फिर प्रोटीएसेस, ठीक है। और प्रोटीएसेस जैसे आपके ट्रिप्सिन, ओके। तो मैक्रोफाजेस ने क्या छोड़ा, आपके प्रोटीएस को छोड़ा, जैसे आपके ट्रिप्सिन। अब ये प्रोटीएसेस करते क्या हैं, ये प्रोटीएसेस करते हैं आपके डैमेज। ये किसको डैमेज करेंगे, ये डैमेज करेंगे आपके एल्वलाई की वॉल को। ये जो एल्वलाई की वॉल है, ये देखिए एल्वलाई की वॉल है, ये आपकी क्या हो जाएगी, डैमेज। ये एल्वलाई की वॉल हो जाएगी डैमेज, ये इस तरीके से देखिए, ये एल्वलाई की वॉल हो जाएगी डैमेज। तो ये करते हैं एल्वलाई की वॉल को डैमेज, और यहाँ तक कि ये आपके इलास्टिक फाइबर को भी डैमेज करेंगे। ये देखिए ये जो प्रोटीजेस हैं ये आपके इलास्टिक फाइबर को भी डैमेज करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उसमें एज़मा में किसका इन्फ्लेमेशन होता है, एज़मा में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन एम्फाइसेमा में आप देखेंगे एल्वलाई की वॉल डैमेज हो रही है, ठीक है, और इलास्टिक फाइबर भी डैमेज हो रहे हैं। अब इसकी वॉल डैमेज हो रही है तो आप बताइए, ये जो आपके सरफेस एरिया है गैस एक्सचेंज का, जहाँ से आप देखेंगे एल्वलाई की वॉल से गैस एक्सचेंज होता है, तो एल्वलाई की वॉल डैमेज हो रही है तो आप देखेंगे कि सरफेस एरिया कम हो गया। एल्वलाई की वॉल डैमेज होने की वजह से सरफेस एरिया क्या हो गया, आपके कम हो गया, जहाँ से आपके गैस एक्सचेंज होता है। तो आप देखेंगे क्या होगा यहाँ पे, सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज डिक्रीज, ठीक है। और इलास्टिक फाइबर भी आपके डैमेज हो रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, इलास्टिसिटी लूज कर जाएगी, ठीक है। तो एल्वलाई क्या कर देंगे, आपकी इलास्टिसिटी लॉस कर देंगे, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। चलिए, तो अब आप देखिए कि अब आपने इनहेल किया, ठीक है, और आपके एल्वलाई में आपकी एयर पहुंच गई, तो अब आप देख रहे हैं कि सरफेस एरिया कम हो चुका है, तो गैस एक्सचेंज पहले ही कम हो रहा है, तो गैस एक्सचेंज कम हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब आपकी एल्वलाई एक्सपेंड कर गई तो इलास्टिक फाइबर नहीं है, तो अब ये आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इलास्टिक फाइबर नहीं है तो ये अपने वापस से शेप में नहीं आ पाएंगी, और ये वापस से शेप में नहीं आएंगी तो एल्वलाई आप देखेंगे हवा से भरी रहेंगी, क्योंकि गैस एक्सचेंज हो नहीं रहा है। एक तो वहाँ पे वैसे ही ऑलरेडी ज़्यादा एयर होगी क्योंकि गैस एक्सचेंज कम हो रहा है, गैस ऑलरेडी कम डिफ्यूज़ हो रही है ब्लड के अंदर, और दूसरी बात यह है कि इलास्टिक फाइबर लॉस हो चुके हैं, इसलिए वो अपने वापस से शेप में नहीं आ रही। तो ऐसे पेशेंट में आप देखेंगे कि पेशेंट इनहेल तो कर लेगा लेकिन एक्सहेल नहीं कर पाएगा, उसको एक्सहेल में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। और आप देखेंगे इसकी वजह से क्या होगा, एयर रिमेन, या कह सकते हैं लंग्स रिमेन फिल्ड विद एयर,
लंग्स कह लीजिए, या कह लीजिए क्या, एल्वलाई। तो आपकी जो एल्वलाई है उसके अंदर हवा भरी रह जाएगी, ठीक है। एम्फाइसेमा का मतलब ही होता है कि फुल ऑफ एयर, है ना, फुल ऑफ एयर मतलब हवा से भरे रह जाएंगे आपके लंग्स या एल्वलाई। ओके, तो आपको इसमें याद रखना क्या है कि इसका कॉज क्या है, क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। और दूसरा दूसरा इसका डैमेज, इसमें किस चीज़ का डैमेज होता है, आपके एल्वलाई की वॉल का। और आप देखते हैं कि एज़मा में आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का इन्फ्लेमेशन होता है, और इसमें एल्वलाई की वॉल का डैमेज होता है, ठीक है। और इसमें सरफेस एरिया घट जाता है गैस एक्सचेंज के लिए, इसलिए आप देखेंगे कि आपके लंग्स में एल्वलाई में हवा भरी रह जाएगी, क्योंकि वो एक्सचेंज नहीं हो रही, क्योंकि वो ब्लड में डिफ्यूज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है। चलिए, ये देख लिया आपने एम्फाइसेमा के बारे में। चलिए, तो अब स्टार्ट करेंगे क्या, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और इसको आप और क्या बोलते हैं, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। तो नीमो मतलब क्या होता है यहाँ पे, नीमो मतलब होता है लंग्स, और कोनियो मतलब क्या है यहाँ पे, डस्ट, और ओसिस का मतलब है डिजीज़, ठीक है। तो ये आपके डस्ट की वजह से होने वाली लंग्स में जो डिजीज़ है उसको आप क्या बोलते हैं, न्यूमोकोनियोसिस या ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। अब जो लोग ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पे या तो पत्थर घिसा जाता है, स्टोन ग्राइंडिंग, या पत्थर तोड़ा जाता है, स्टोन ब्रेकिंग, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सम इंडस्ट्रीज़ जैसे स्टोन ग्राइंडिंग की इंडस्ट्री है जहाँ पत्थर घिसा जाता है, या ब्रेकिंग जहाँ पत्थर तोड़ा जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपका जो लंग्स का या रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो फेल हो जाता है। मतलब देखिए, थोड़ी बहुत डस्ट होती है तो अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाती है तो उससे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक बच सकता है, ठीक है। तो कैसे बचेगा, देखिए जैसे नोज़ में आपके क्या हैं, हेयर्स हैं, और आप देखेंगे आपके ट्रैकिया ब्रोंकाई की जो वॉल होती हैं वो मॉइस्ट होती हैं, तो डस्ट पार्टिकल यहाँ पर आपके ट्रैप कर जाते हैं इनकी वॉल पे, ठीक है। तो जो ट्रैकिया ब्रोंकाई की जो मॉइस्ट कोटिंग होती है, ठीक है, म्यूकस की कोटिंग होती है, वो डस्ट को ट्रैप कर लेती है, लेकिन वो एक लिमिट तक ही ट्रैप कर सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि डस्ट जो होगी आपके कहाँ चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा डस्ट होगी तो आपकी वो लंग्स में चली जाएगी। आपकी जो म्यूकस की कोटिंग है वो एक लिमिट तक ही ट्रैप कर सकती है, तो ज़्यादा डस्ट होगी तो वो कहाँ चली जाएगी, आपकी एल्वलाई में, ठीक है। तो क्रोनिक एक्सपोजर अगर होगा, इसका क्रोनिक एक्सपोजर बहुत लंबे समय तक अगर आप डस्ट से एक्सपोज करेंगे तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाएगा। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाएगा, ठीक है। एक लिमिट तक ही ट्रैप करेगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक लिमिट तक ही ट्रैप करेगा डस्ट को, और उसके बाद वो फेल हो जाएगा, ठीक है। और लंग्स में चली जाएगी, आपकी एल्वलाई में चली जाएगी क्या, डस्ट, ठीक है। तो डस्ट कहाँ पहुँच जाएगी, डस्ट रीचेस एल्वलाई, ओके, ठीक है। अब एल्वलाई में डस्ट पहुँच गई तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा इन्फ्लामेशन, ठीक है। और आप देखते हैं कि जब वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा तो आप देखेंगे एल्वलाई की वॉल क्या करेगी, डैमेज करेगी, ठीक है। एल्वलाई की वॉल बनी होती है आपके स्क्वैमस सेल की, ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। तो आप देखेंगे कि इन्फ्लामेशन से यहाँ पर इसकी वॉल क्या करेगी, डैमेज करेगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, डैमेज, और ये किसका डैमेज होगा, आपके एल्वलाई का, एल्वलाई कह लीजिए, या कह लीजिए आपके किसका, लंग्स का डैमेज होगा, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन से आपके एल्वलाई डैमेज करेगी। अब आप ध्यान से देखिए, बॉडी में कहीं भी हीलिंग होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आपके सेल लॉस्ट हो गए एल्वलाई के, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कोलेजन फाइबर का डिपोजिशन हो जाएगा। तो जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं यहाँ पे इसके पास, एल्वलाई के पास में जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, तो फाइब्रोब्लास्ट
इस एल्वुलाई की वॉल को कैसे हील करेंगे, यहाँ पर ये किसका डिपोजिशन कर देंगे, ये कर देंगे आपके कोलेजन फाइबर का डिपोजिशन। ठीक है, ये क्या है आपके कोलेजन फाइबर, तो ये है कोलेजन फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोलेजन फाइबर का डिपोजिशन कर देंगे। ओके, तो इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आप फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये जो हीलिंग हो रही है एल्वुलाई की वॉल को, तो ये हीलिंग कैसे हो रही है, हीलिंग बाय फाइब्रोसिस। और फाइब्रोसिस का मतलब क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू मतलब यहाँ पे कौन से फाइब्रस टिश्यू हैं, यहाँ पे हैं आपके कोलेजन फाइबर। तो कोलेजन फाइबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कोलेजन फाइबर बन रहे हैं और उसकी वजह से आपके यहाँ पे एल्वुलाई की वॉल हील कर रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने हीलिंग बाय फाइब्रोसिस। ठीक है, और यहाँ फाइब्रोसिस हो गया, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से गैस एक्सचेंज नहीं होगा, तो गैस एक्सचेंज रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी। चलिए, तो बस आपको इसमें इतना ही याद करना है। और अब आप इसका एग्जाम्पल और लिख लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है आपके एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस। ठीक है, तो एस्बेस्टोस से होता है आपके, जो एस्बेस्टोस की डस्ट होती है उससे आपके एस्बेस्टोसिस होता है, और सिलिकोसिस आपके जो सिलिका डस्ट होती है उससे होता है। ठीक है, तो सिलिकोसिस होता है आपके सिलिका डस्ट से।